Okay, so hello everyone, a very warm welcome all of you. Here Prajakta and we are starting Samhita Adyan. That is again one of the subject of first year Ayurvedic course, right? VMS course. So we are starting Samhita Adyan with the first chapter. We are going to cover all the topics here. Okay, so stay. Okay, so Ashtang Rhythm है ना। संहिता में कौन से सब्जेक्ट आते हैं? संहिता में अष्टांग हृदय, जो हम यहाँ पर अष्टांग हृदय ले रहे हैं, सूत्र स्थान 1 to 15 चैप्टर जो है वो हमारे फर्स्ट ईयर में हमें पढ़ने हैं, ठीक है। और क्या है तो हमारे चरक संहिता में पढ़ना होता है, ठीक है। तो अभी हम संहिता अध्ययन में पहले अष्टांग हृदय देख रहे हैं, ठीक है, जिसका सूत्र स्थान होगा, मतलब बहुत सारे स्थान होते हैं, है ना। अष्टांग हृदय में बहुत सारे स्थान है, सूत्र स्थान है, शरीर स्थान है, ठीक है। तो उसके जो सूत्र स्थान में 1 to 15 चैप्टर्स हैं, वो 1 to 15 चैप्टर्स हमें पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले अष्टांग हृदय सूत्र स्थानम प्रथमो अध्याय फर्स्ट चैप्टर, आयुष कामीय। आयुष कामीय, ठीक है। आयुष कामीय का क्या मतलब होता है? आयु मतलब कि क्या? लाइफ। कामीय मतलब कि क्या? डिजायर रखने वाला। तो लाइफ की जो है वो डिजायर रखने वाला, ठीक है। और लॉन्ग लाइफ की जो है वो डिजायर रखने वाला, ठीक है। प्रथमो अध्याय क्या है? आयुष कामीय है, ठीक है। मीन्स व्हाट? फर्स्ट चैप्टर फॉर द डिजायर ऑफ लॉन्ग लाइफ, ठीक है। दिस चैप्टर इज फॉर whom हु डिजायर टू हैव अ लॉन्ग लाइफ, ठीक है। इस अध्याय में विशेष रूप से हम क्या करने वाले हैं? आयुर्वेद में आयु के लाभ, दीर्घायु पाने के लिए आवश्यक उपाय, ठीक है। मतलब लॉन्ग लाइफ के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इस शरीर की स्थिरता, जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझाने के लिए उपाय, आहार, आचरण और मानसिक स्थिति का विवरण होता है। एक लॉन्ग लाइफ जो अचीव करनी है तो उसमें बहुत सारे फैक्टर्स जो है वो आपको इंक्लूड करने पड़ेंगे, राइट। तो अभी इसमें कौन कौन से फैक्टर्स हैं कि विभिन्न पहलू है, मतलब बहुत सारे फैक्टर्स है, ठीक है। उसको समझना पड़ेगा। कुछ जो है वो डाइट्स वगैरह होंगी, कुछ जो है वो आपकी एक्टिविटीज होंगी, प्लस मेंटल हेल्थ और मेंटल स्टेट इज ऑल्सो इक्वली इम्पोर्टेंट, ठीक है, फॉर हैविंग अ लॉन्ग लाइफ। इस अध्याय जीवन के विस्तार के लिए आवश्यक आचार, आहार और योग के माध्यम से संतुलन बनाए रखने के लिए, मतलब बैलेंस मैनर में होना चाहिए, रखने के लिए केंद्रित है। इसमें आयुर्वेद के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए दीर्घायु की प्राप्ति के लिए जीवन शैली और चिकित्साओं के बारे में मार्गदर्शन प्रदान किया गया है, ठीक है। So this is our first श्लोक, that is like listen it carefully, ठीक है। You have to pronounce श्लोकास in a particular manner, ठीक है। तो आपको क्लियरली प्रोनाउंस करना है, बार बार रिपीट करना है, तब जाके आपको श्लोक जो है वो याद होंगे, ठीक है। और उनका मीनिंग आपको बहुत अच्छे से समझ लेना है। ओके। सो रागादि रोगान सत्तानुशक्तान अशेष काय प्रसुतान अशेषान औत्सुक्य मोहार अतिदा जघान यो पूर्व वैद्याय नमोस्तु तस्मै, ठीक है। अब देखो, रागादि रोगान, राग और राग और फिर आदि, ठीक है। राग आदि मीन्स राग एटसेट्रा। तो मतलब राग का क्या मतलब होता है? लगाव, ठीक है। और एटसेट्रा, तो एटसेट्रा मतलब क्या कि जो भी फीलिंग्स होती है, जैसे लगाव होती है, नफरत होती है, भ्रम, मोह, ठीक है, लोभ, लालच, क्रोध, गुस्सा, ये सब क्या है? राग है ना। उससे क्या होगा? रोगान होंगे, ठीक है। तो राग आदि रोगान आदि मानसिक रोगों को, ठीक है, यानी मानसिक रोग है ये सब क्या है? मानसिक रोग है, ठीक है। राग आदि रोगान क्या है? ये रोग है, मानसिक रोग है। सततानुशक्ता, जो निरंतर हमारे साथ लगे रहते हैं, ठीक है। सततानुशक्त, सतत मतलब कंटिन्यूअस, यानी हमेशा हमारे साथ जो रहते हैं। अशेषकाय प्रसुतान शेषान, जो हमारे पूरे शरीर और मन में फैले हुए हैं, ठीक है। शरीर और मन में, काय मतलब क्या? तो शरीर, ठीक है, और मन में फैले हुए होते हैं। ओत्सु के मोहार अतिदा जगान, जो हमें चिंता, मोह और अशांति देते हैं, उनका नाश करने वाले, ठीक है। मतलब क्या है कि ये जो सारे राग हैं, ठीक है, वो हमारे साथ हमेशा रहता है और हमारे पूरे शरीर और मन में फैले हुए होते हैं, ठीक है। लेकिन उन सब, ये जो चिंता है, मोह और अशांति देते हैं, उनका नाश करने वाले कौन है? वैद्य है। यो पूर्व वैद्य है, जो अपूर्व वैद्य है। पूर्व वैद्य मतलब क्या कि उनके जैसा कोई और नहीं हो सकता। वैसे जो वैद्य हैं उनको हम नमन कर रहे हैं पहले श्लोक में। तो सबसे पहले श्लोक जो है वो, क्योंकि हमेशा हमें जो है वो नमन करना होता है, हमेशा पहले हमें रिस्पेक्ट देनी होती है जिनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, या जिनसे हम ये जो है बुक जो है वो पढ़ने वाले हैं, तो उनको हमें पहले रिस्पेक्ट देनी होती है, राइट। तो हम किसको रिस्पेक्ट दे रहे हैं? जिन्होंने ये सारे राग को जो है वो ओवरकम कर लिया है, ठीक है।
चिंता मोह अशांति जो है वो ये सब राग देते हैं और उनको उनका नाश उन्होंने कर दिया है, ऐसे वैद्य है, ठीक है, ऐसे फिजिशियन है, उनको हम पहले नमन कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पढ़ देते हैं अर्थ। सतत आत्म सहित शरीर में रहने वाले, प्रत्येक शरीर में फैले हुए औत्सुक्य मोह और अरति का को देने वाले राग आदि रोगों को जो नष्ट करने वाला अपूर्व, यानी जिसके पहले कोई नहीं है, उस अद्भुत शक्ति वाले अनादि वैद्य कौन है? ब्रह्मा है, उनको नमन है। ठीक है, क्यों पहले वैद्य ब्रह्मा बोला है? क्योंकि जो आयुर्वेद जो है वो ब्रह्मा से ही अवतरित हुआ है, तो सब मानते हैं, ठीक है। ये हुआ। इतिहासमाहुरात्रेय आत्रेयो आदयो महर्षया। अ, जो है वो महर्षि आत्रेय हैं, उनके बारे में क्या बोला है कि इस वाक्य के अर्थ है कि वही उपदेश है जैसा आत्रेय और अन्य महर्षियों का कहा था, है ना। हाँ, तो क्या बोला कि इस वाक्य का अर्थ है कि यदि यह वही उपदेश है, मतलब ये जो बुक पढ़ने वाला है ये वही उपदेश है एज इट इज, जो किसने दिया था? आत्रेय और अन्य ऋषियों ने कहा था, ठीक है। इस वाक्य के माध्यम से महर्षि वाग्भट ने स्पष्ट किया है कि जो हम हमारे वाग्भट कौन है, जिन्होंने ये अष्टांग हृदय जो है वो बुक लिखी है, कि वो जो भी ज्ञान और चिकित्सा के विषय में वर्णन कर रहे हैं वह उन महान आचार्य और महर्षियों के द्वारा दिए गए उपदेशों का अनुरूप है। जो वाग्भट ने जो ये बुक लिखी है वो किसके बेस पे लिखी है? जो महर्षि जो आत्रेय महर्षि रहे हैं या और अन्य महर्षि रहे हैं, आचार्य रहे हैं, उनके नॉलेज के बेस पर लिखी है, जो परंपरागत रूप से मानवता के कल्याण के लिए पीढ़ी दर पीढ़ी प्रसारित होते आए हुए हैं। ठीक है, मतलब वाग्भट से पहले भी और बहुत ही हजारों वर्षों पहले से ही आयुर्वेद जो है वो अस्तित्व में था, और वो जो है वो पीढ़ी दर पीढ़ी पास हो रहा था, ठीक है। तो वही नॉलेज उन्होंने लिखा हुआ है। आयु कामेन धर्मार्थ सुख साधनम आयुर्वेदोपदेशेषु वेदय परमात्र। ठीक है, आयु की परिभाषा इधर बताई गई है। आपको यहाँ पर क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं? तो वाइवा में आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि फर्स्ट श्लोक क्या है और क्या कहना चाहता है। इस तरीके से आपको अष्टांग का फर्स्ट श्लोक याद रखना है, ठीक है। अब क्यों? तो आयु की परिभाषा क्या है? तो आयु की परिभाषा है धर्म अर्थ सुख साधन का का साधन आयु है, ठीक है, या कारण आयु है। मतलब कि क्या? आपके पास अगर लाइफ ही नहीं होगी तो आप ये सब जो धर्म है, अर्थ है, ठीक है, जो आपके धर्म यानी कि कर्म जो भी आपको करना है, ठीक है, अर्थ है और सुख है, उनका भोग आप कैसे करोगे? ठीक है, जो शक्ति श्रेष्ठ सुखकारक और आरोग्य पूर्ण आयु की कामना करता है उसे आयुर्वेद के उपदेशों का अत्यंत आदर करना चाहिए। जिनको लॉन्ग लाइफ जो है वो जिनकी इच्छा है, तो उनको बिल्कुल आयुर्वेद को फॉलो करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर इस श्लोक में बताया हुआ है कि आयुर्वेद की प्रामाणिकता, मतलब आयुर्वेद का अवतरण कैसे हुआ है, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आपको याद रख लेना है कि सबसे पहले कौन आए? तो सबसे पहले ब्रह्मा, ठीक है। ओके, सो ब्रह्मा ने आयुर्वेद का स्मरण किया, ठीक है, उन्होंने याद किया है इसे, ठीक है, और प्रजापति को दिया, दक्ष प्रजापति, ठीक है, दक्ष प्रजापति को दिया। फिर दक्ष प्रजापति ने इसे अश्विनी कुमारों को सौंपा, ठीक है, अश्विनी कुमारों ने यह ज्ञान इंद्र को दिया, ठीक है। फिर इंद्र ने इसे आत्रेय मुनि को प्रदान किया, आत्रेय मुनि ने आयुर्वेद का ज्ञान आचार्य अग्निवेश को दिया, है ना, और अन्य मुनियों को दिया। अंत में आचार्य अग्निवेश और अन्य मुनियों से विभिन्न तंत्र बनाए और आयुर्वेद का ज्ञान विस्तार किया, ठीक है। मतलब ये देख रहे हो कि ब्रह्मा जी ने जो है उसे स्मरण किया, ठीक है, उनको ऑलरेडी पता था, वहां से उनके स्मरण से फिर जो है वो दक्ष प्रजापति को गए, फिर अश्विनी। ये फ्लो आपको याद रख लेना है एज इट इज। इसके क्वेश्चन इसके बेस्ड जो है वो एमसीक्यू आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। ओके, सो हियर अगेन अग्निवेश और अन्य आचार्यों के द्वारा तैयार किए गए यंत्र शास्त्र बहुत तंत्र शास्त्र बहुत विस्तृत और बिखरे हुए थे। इसीलिए इन सभी ग्रंथों का सार लेकर अष्टांग हृदय ग्रंथ तैयार किया गया है, जिनसे न तो बहुत संक्षिप्त विवरण है और न ही बहुत विस्तार। देखो, व्हाट इज द मोटिव टू राइट दिस बुक अष्टांग हृदय, राइट? तो बहुत सारी बुक्स जो है वो आयुर्वेद बेस्ड हैं, ठीक है। इतने सारे जो ऋषि है उन्होंने अपनी बुक लिखी होगी या अपना नॉलेज उन्होंने किया होगा। तो हमारी जो लाइफ स्पेन है वो पॉसिबल नहीं है कि हम इतने सारी बुक्स जो है वो एक लाइफ स्पेन में हम पढ़ सके, है ना। बट हमें फिर आयुर्वेद हमें लॉन्ग लाइफ भी चाहिए ही, हमें हेल्दी लाइफ चाहिए। तो उसके लिए जो है वो अष्टांग हृदय बुक बनाई गई। क्यों? तो वाग्भट जी ने क्या किया कि बहुत सारी जो बुक्स है, जैसे सुश्रुत संहिता हो गया, चरक संहिता हो गया, ऐसी बहुत सारी बुक्स है, उनका उन्होंने नॉलेज लेकर के एक बुक बनाई, ठीक है, जो ना कि बहुत संक्षिप्त है, ना बहुत ज्यादा शॉर्ट है, ना बहुत ज्यादा एलेबोरेट की गई है, एकदम प्रिसाइज बुक है कह सकते हैं, ठीक है, एकदम प्रिसाइज वर्ड्स में उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है आयुर्वेद को।
इस ग्रंथ एक संतुलित और आवश्यक जानकारी प्रदान करता है, ठीक है। ओके, नाउ दिस इज द आयुर्वेद के 8 अंग, तो अष्टांग आयुर्वेद, ठीक है। आपको क्वेश्चन आएगा इसमें कि अष्टांग आयुर्वेद बताओ, ठीक है। तो आपको ये श्लोक याद रख लेना है, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर जो है वो अष्टांग का हो या फिर हो वो चरक संहिता का, आपको याद सारे श्लोक कर लेने हैं, ठीक है। क्योंकि अष्टांग और चरक के जो फर्स्ट चैप्टर है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें से बहुत वो बेसिक चैप्टर्स हैं। तो आपको उसके सारे ही श्लोक याद कर लेना है। नथिंग इज लाइक लेस इंपॉर्टेंट इन दोज 2 चैप्टर्स। ओके। तो अष्टांग आयुर्वेद ये चिकित्सा के 8 अंग कहे गए हैं जिनमें महत्वपूर्ण चिकित्सा समाविष्ट है, ठीक है। अष्टांग जो है वो 8 अंग है, जैसे कि अभी कैसे मॉडर्न में भी ब्रांचेस है, जैसे पीडियाट्रिशियन हो गया, सर्जरी का हो गया, वैसे ही आयुर्वेदिक आयुर्वेद के 8 ब्रांचेस हैं, ठीक है। सबसे पहले देखो काय चिकित्सा, काय चिकित्सा मतलब कि क्या, इंटरनल मेडिसिन, ठीक है, जनरल मेडिसिन जो भी हम कह सकते हैं। ओके। सो नेक्स्ट इज बाल रोग, बाल रोग यानी कि क्या, पीडियाट्रिक्स यानी कि जो बच्चों के रोगों और उनकी देखभाल से संबंधित हो, ठीक है। गृह चिकित्सा यानी कि क्या, मानसिक रोग, देखो तभी भी जो है वो साइकोलॉजी जो है वो एग्जिस्ट करती थी, ठीक है। और मेंटल स्टेट मैटर करती थी, ठीक है। अभी जो बोल रहे हैं कि मूड स्विंग्स हो रहे हैं या पीसीओएस, पीसीओडी हो रही है, ये सब तभी भी मतलब जो है वो था ही, ठीक है। उनको पता ही था, वो इन पर ध्यान देते ही थे, ठीक है। तो मानसिक रोग और असाध्य रोग, ठीक है, और उन रोगों के इलाज को अलौकिक कारणों से होते थे, इनसे साइकेट्री, ठीक है। ऊर्ध्वांग चिकित्सा, ऊर्ध्वांग यानी शालाक्य जिसको बोलते हैं, गर्दन से ऊपर अंगों के रोगों का इलाज, ठीक है। जैसे कि क्या, गर्दन से ऊपर बोल सकते हो या फिर क्लेविकल से ऊपर बोल सकते हो, ठीक है। जो क्लेविकल से ऊपर है वो नेक पूरा आ गया, ठीक है, आंख, नाक, कान, गला, ठीक है। यह ईएनटी और ऑप्थेल्मोलॉजी से मिलता जुलता है, ठीक है। तो ईएनटी और ऑप्थेल्मोलॉजी से जुड़ता हुआ जो है वो शालाक्य यानी ऊर्ध्वांग है। शल्य चिकित्सा में क्या आता है, तो शल्य चिकित्सा में सर्जरी जो है वो एक ब्रांच है आयुर्वेद की। विष चिकित्सा में क्या आ जाता है, टॉक्सिकोलॉजी, ठीक है, जो ड्रग्स जो है वो कौन से विषैले हो सकता है, क्या उनका इफेक्ट होता है। जरा चिकित्सा यानी कि रसायन, तो उसमें क्या है, रिजुविनेशन थेरापीज और जेरियाट्रिक्स, ठीक है। शरीर पे फिर से जवान बनाने के लिए, आयु बढ़ाने के लिए, ठीक है। रिजुविनेशन थेरापीज अभी तो कितनी सारी आ गई है, ठीक है ना, लेजर ट्रीटमेंट और ये सब। वृक्ष चिकित्सा यानी बाजीकरण यानी कि क्या, सेक्सुअल हेल्थ और इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट, तो आयुर्वेद तो है ही इनफर्टिलिटी को ट्रीट करने के लिए, ठीक है। वो भी बहुत ही अच्छी तरीके से, तो अभी फेमस भी हो रहा है ये बहुत। ओके। हम्म। तो नेक्स्ट श्लोक इज आर, जो आपको अगेन याद कर लेना है, वायु पित्त कफश्चेति त्रयोदोष समासतः, ठीक है। क्या मतलब होता है इसका, यहाँ पर जो है वो पहली बार मेंशन किया गया है, कौन से श्लोक में, 6th श्लोक में मेंशन किया हुआ है कि क्या, वायु पित्त कफश्चेति, यानी कि जो हमारे त्रिदोष हैं जो बहुत ही फेमस हो रखे हैं, क्या, वायु, पित्त और कफ, ठीक है। ये सबसे पहले कौन से इसमें मेंशन किया हुआ है, 6th श्लोक में अष्टांग हृदय में मेंशन किया हुआ है, ठीक है, 3 दोषों के बारे में। त्रयोदोषा समासता, समासता का मतलब जो है वो हमें ऐसा बहुत कंफ्यूजिंग लगता है, इसका मतलब होता है इन ब्रीफ। इसका मतलब क्या होता है, इन ब्रीफ, ठीक है। तो आयुर्वेद के त्रिदोष सिद्धांत, संक्षेप में, शरीर के 3 दोष होते हैं, ठीक है। आयुर्वेद के हिसाब से बॉडी में 3 दोष होते हैं, क्या दोष मतलब, 3 फोर्स बोल सकते हो तुम, है ना। 3 फोर्सेस होते हैं, ठीक है। कौन से, वायु, पित्त और कफ। वायु क्या होता है, शारीरिक गतिविधियों और आंदोलनों को नियंत्रित करता है, मतलब कि क्या, सारे मूवमेंट्स जो भी बॉडी में हो रहे हैं वो कौन कंट्रोल करेगा, वायु कंट्रोल करेगा। पित्त क्या करेगा, जो पाचन और तापन क्रियाओं से संबंधित होता है, ठीक है। पाचन यानी कि क्या, डाइजेशन। तापन यानी कि हीट जो भी ट्रैप करनी है या फिर हीट जो है वो रिलीज करनी है, वो सारी बॉडी में पित्त कंट्रोल करेगा। नेक्स्ट इज कफ, तो स्थिरता, तरलता और संरचना, संरचना, ठीक है। तो स्थिरता यानी कि स्टेबिलिटी, तरलता यानी कि लिक्विडिटी, ठीक है, संरचना बनाए रखता है यानी कि स्ट्रक्चर जो है वो स्टेबल बनाए रखता है। इन 3 दोषों को संतुलन शरीर के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। इनका असंतुलन विभिन्न रोगों का कारण बन सकता है। देखो, कभी भी अगर तुम्हें डिजीज हो रही है तो आयुर्वेद के हिसाब से इन तीनों में से कोई दोष जो है वो इम्बैलेंस हुआ है, या कोई 2 दोष, कोई 1 दोष, या तीनों दोष जो है वो इम्बैलेंस हुए हो तो ही आपको डिजीज होगी। अगर ये बैलेंस स्टेट में है तो आपको डिजीज नहीं होगी, है ना। उसी श्लोक का जो है वो नेक्स्ट पार्ट यहाँ पर लिखा हुआ है कि विकृता विकृता देहम नंति ते वर्तयन्ति च, विकृता अविकृता देहम नंति ते वर्तयन्ति च,
यदि तीनों दोषों में कोई विकृति असंतुलन हो जाता है, ठीक है, विकृता मतलब क्या, कुछ असंतुलन, इम्बैलेंस या विशिएट हो जाता है, तो शरीर को नष्ट, विकृत कर देते हैं। तो क्या कर देते हैं, विकृत कर देते हैं, ठीक है। अगर कुछ विकृति हो जाती है, असंतुलन हो जाता है, तो वो क्या कर देते हैं, विकृत कर देते हैं। लेकिन यदि ये दोष संतुलन और अविकृत रहते हैं, ठीक है, यहाँ पर अविकृता, ठीक है, जो विकृत होता है वो घ्नन्ति, और अविकृता वो वर्तयंती, ठीक है। विकृता क्या करेगा, घ्नन्ति करेगा, मतलब क्या करेगा, नष्ट कर देगा शरीर को। और अविकृता यानी कि क्या, संतुलन, है ना, तो वो क्या करेगा, वर्तयंती मतलब क्या करेगा, शरीर में सामान्य कार्य को बनाए रखता है, उसे स्वस्थ रखते हैं। और ये दोष शरीर के सभी जगह फैले हुए होते हैं, विशेष स्थानों पर निवास करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट श्लोक बता रहा है उनका लोकेशन। सबसे पहले हमने सिक्स्थ श्लोक में हमने तीन दोष देखे, अब वो तीन दोष की लोकेशन कहाँ है, वो होता है, होते कहाँ है, तो वो नेक्स्ट श्लोक में यहाँ पर सेवेंथ श्लोक में दिया हुआ है। ते व्यापिनो अपि हृन्नाभ्योर, ध्यान से सुनना, ते व्यापिनो अपि हृन्नाभ्योर अधो मध्यो ऊर्ध्व संश्रया, ठीक है। देखो, ते व्यापिनो, व्यापिनो मतलब कहाँ पर व्याप्त है, वो कहाँ पर रहते हैं, ठीक है। हृन्न, हृन्न मतलब कि क्या होता है, अपना हृदय, ठीक है। नाभ्यो, यहाँ पर नाभ्यो, यहाँ पर संधि हुई है, नाभ्यो यानी कि क्या, हमारी नाभि, हृदय और नाभि। अधो मध्यो, अधो मतलब हृदय और नाभि के नीचे, मध्य यानी कि हृदय नाभि के बीच में, और ऊर्ध्व यानी हृदय नाभि के ऊपर, है ना। ऊर्ध्व संश्रया, वात पित्त कफ जो है वो क्रम से हमें याद रखना है, VPK, ठीक है। वात पित्त कफ जो है वो हमें क्रम से याद रखना है, VPK, ठीक है। तो लोकेशन कैसे, तो हृदय नाभि के बीच नीचे रहता है वो कौन है, वायु, फिर हृदय नाभि के मध्य कौन रहता है, पित्त, और हृदय नाभि के ऊपर कौन रहता है, तो इंटेलेक्ट और ये सब के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो कफ, ठीक है। इस प्रकार इन दोषों का स्थान संतुलन शरीर के समग्र स्थिति को प्रभाव डालता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट श्लोक है वयो अहोरात्रि भुक्ता नाम। देखो अभी इन ये श्लोक कैसे अफेक्ट करते हैं किसको किसको, वयो, वयो मतलब एज, अहो, अहो मतलब डे, रात्रि, ठीक है, रात्रि मतलब क्या, नाइट, भुक्ता नाम, भुक्ता नाम यानी कि क्या, आपकी जो ये भोजन जो है वो आपको, आप जो डाइट लेते हैं वो, तो इन सब चीजों को ये कैसे अफेक्ट करता है, ते अंत मध्यादिगा क्रमात्, ठीक है। तो ते अंत मतलब अभी देखो कैसे मैं आपको ये समझाती हूँ, ये टेबल में बहुत अच्छे से आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। ओके, यहाँ पर देखो, त्रिदोषों का समय के अनुसार प्रभाव, ठीक है। तो देखो अवस्था यानी कि क्या, हमारी जो एज है, वय मतलब कि क्या, मैंने आपको बोली एज बोली है ना। तो वय में देखो, जब आप बाल्यावस्था, जब आप छोटे होते हैं, जब आप युवा अवस्था होते हैं, और जब आप बूढ़े हो जाते हैं, ठीक है, तो आपको क्या करना है ना, यहाँ पर ते अंत लिखा है, अंत मतलब लास्ट में, तो अब लास्ट कब आएगा, वृद्धावस्था में, ठीक है। वृद्धावस्था से शुरू करना है आप, क्या करेंगे, VPK, याद तो आपको कैसे रखना है, वात पित्त कफ ऐसे ही याद रखना है, लेकिन फिर शुरू कहाँ से करना है, अंत से शुरू करना है। तो अंत में कौन सा दोष जो है वो डोमिनेंट होगा, वो यहाँ पर बताया हुआ है। आ रही है बात समझ में। तो सबसे पहले वृद्धावस्था में वात डोमिनेंट होगा, ठीक है, वात जो है वो डोमिनेंट होगा। युवा अवस्था यानी कि जो अगर अभी यंग एज में है तो ठीक है, तो वो उसमें पित्त जो है वो दोष जो है वो डोमिनेंट होगा। और बाल्यावस्था में कफ जो दोष है वो डोमिनेंट होगा। आ रही बात समझ में। उसी तरीके से जाता है दिन में, तो दिन का अंत पहले देखना है हमें, दिन का अंत, तो दिन का अंत यानी कि क्या, रात, रात में कौन होगा, वात डोमिनेंट होगा। दिन का मध्य यानी कि क्या, दोपहर में, नून में, तो पित्त डोमिनेंट होगा। और दिन के प्रारंभ में यानी कि दिन के स्टार्टिंग में क्या होगा, कफ डोमिनेंट होगा। वैसे ही सेम गोल विद राइट, रात्रि, तो रात्रि का अंत यानी कि कब, एकदम अर्ली मॉर्निंग, तो अर्ली मॉर्निंग में क्या होगा, वात डोमिनेंट होगा, ठीक है। फिर रात्रि का मध्य यानी कि मिडिल ऑफ द नाइट, पित्त होगा। और रात्रि का प्रारंभ यानी कि शाम होके, और शाम से फिर जो स्टार्टिंग हो रही है रात की, उसमें होगा कफ। उसी तरीके से भोजन, जब भोजन आप खा लेते हो, है ना, क्यों, क्योंकि हमें हमें वात पित्त कफ ऐसे ही याद रखना है। तो वात कब डोमिनेट होगा, पहले अंत में जाओ, भोजन पचने के बाद। और जब भोजन के बीच का समय हो, मतलब भोजन पचने के बाद होगा वात। भोजन जब पच रहा होता है, जब डाइजेशन करंटली चालू होता है, तब होता है पित्त डोमिनेंट। और भोजन के तुरंत बाद, जब आपने तुरंत ऐसे खा लिया है, अभी बस खा के बैठी हो 2 मिनट बाद, तो वहां पर कफ डोमिनेंट होता है। तभी आपको थोड़ा लेजीनेस और वगैरह वगैरह लगती है, बराबर। त्रिदोषों का पाचन अग्नि पर प्रभाव, ये जो है वो नेक्स्ट श्लोक में बताया हुआ है, आपको समझ में आया क्या। एज, डे, नाइट, और जो आपका डाइजेशन है, उसमें कौन कौन से टाइम में
आपको कैसे तीन भागों में इनको तीन में डिवाइड कर देना, तीन तीन टाइम बेस्ड जो है वो डिवाइड कर देना है। तो उसमें जो एंड में होगा उसमें वात होगा, फिर मध्य में पित्त, और फिर आदि का, आदि मतलब स्टार्टिंग, तो उसमें कफ डाउन हो जाएगा। आधी बात समझ में। उसके बाद नेक्स्ट श्लोक है, तैर भवे द्विषम तीक्ष्णो मंदश्च अग्नि समय समः। ठीक है, मतलब कि क्या, इसमें जो है वो अग्नि की बात, जो है वो फायर की बात की गई है। ठीक है, तो वो कैसी होती है, तैर भवे, है ना, द्विषम, ठीक है, द्विषम यानी विषम, तीक्ष्ण और मंद, ठीक है, और समय सम, यानी कि चार टाइप की जो है वो अग्नि यहाँ पर बताई हुई है। ठीक है, विषम, तीक्ष्ण और मंद अग्नि बताई है, और एक बैलेंस अग्नि बताई है। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, जब वायु बढ़ जाता है तो कौन सी अग्नि होती है, विषम अग्नि होती है, अनियमित होती है, मतलब इरेग्युलर होती है। जब अगर आपका जो है वो आप वात प्रकृति के हैं, ठीक है, या फिर आप वात कब टाइम में डोमिनेंट होता है, तो रात्रि में, जो अंत रात्रि है उसमें अगर आप खाना खा रहे हो या कुछ भी हो रहा है, ठीक है, तो वहां पर जो आपकी अग्नि है ना वो नहीं डाइजेस्ट कर पाएगी। क्यों? क्योंकि वो इरेग्युलर है। ठीक है, वैसे ही जब आपका पित्त डोमिनेंट होता है, ठीक है, तो वो कैसी होती है, बहुत तेज हो जाती है। तो देखो, पित्त डोमिनेंट कब होता है, दिन के टाइम में, दिन के मध्य में, मतलब कि क्या, नून में। इसलिए नून में आपको खा सकते हो आप। क्यों? क्योंकि उसमें पित्त डोमिनेंट है, और पित्त डोमिनेंट है तो फिर अग्नि भी डोमिनेंट है ना। तो अग्नि डोमिनेंट है तो आपका डाइजेशन अच्छा हो जाएगा। आ रही बात समझ में? तो जब पित्त डोमिनेंट है तब आपको खाना चाहिए। तो पित्त डोमिनेंट होगा दिन के मध्य में, और उसमें हो जाएगा अग्नि एकदम तीक्ष्ण, मतलब कि बहुत तेज अग्नि हो जाएगी, और आपका डाइजेशन अच्छा हो जाएगा। त्रिदोषों का पतन, जब कफ डोमिनेंट होता है तब कफ कब डोमिनेंट होगा, तो कैसी होगी, मंद अग्नि होगी। जब आपके इसमें बॉडी में कफ डोमिनेंट होगा तो मंद होगा, ठीक है, धीमी गति से जो है आपकी डाइजेस्टिव फायर चलेगी। तो वहां पर क्या होगा फिर, कॉन्स्टिपेशन और वो सब। ठीक है, संतुलन का महत्व, यदि वायु पित्त कफ तीनों संतुलित में होते हैं तो पाचन अग्नि भी साम्य यानी कि संतुलित होती है। ठीक है, संतुलित का मतलब क्या, समय समय, यहाँ पर बोले समय समः। ठीक है, जिससे शरीर स्वस्थ और सक्रिय रहता है। आ रही बात समझ में? जिससे शरीर कैसा होता है फिर, स्वस्थ। ये जो तीनों अग्नि है ये कुछ ना कुछ आपको जो है वो विशिएट, दोष जो है वो विशिएट करेगी वगैरह, लेकिन जब अगर तीनों समान होंगे तो नहीं होगा। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट श्लोक इज दिस। ये आपका बोल रहा है कि कोष्ठ, यानी कि क्या, आपकी जो, आप कह सकते हो, आपका जो स्टूल होता है उसकी कंसिस्टेंसी कैसे होगी। ठीक है, जो आपका स्टूल होगा, तो उसको बोलते हैं कोष्ठ। ठीक है, तो कितने टाइप का होता है, क्रूर, मृदु और मध्य, तो तीन टाइप का जो है वो कोष्ठ होता है। ठीक है, जब वायु दोष अधिक हो, ठीक है, जब आपका वात जो है वो प्रकृति डोमिनेंट हो, तब कैसा होगा, क्रूर कोष्ठ होगा। यानी अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन है, क्रूर मतलब कि क्या, कठिन या कब्ज जैसा, मतलब आपको फिर बहुत फोर्स लगा के जो है वो आपको स्टूल पास करना पड़ेगा। ठीक है, कब होगा ये, जब आपका वायु डोमिनेंट होगा। क्यों होगा, उसका रीजन हम आगे देखेंगे। क्योंकि वायु की प्रकृति है जो, वो आपको समझनी पड़ेगी, तब जाके आपको समझ में आएगा कि क्यों जो आपका स्टूल है वो वायु डोमिनेंट से क्यों ऐसा हो गया है, एकदम हार्ड हो गया है पास करना। ठीक है, जब पित्त होगा तो उसकी भी एक प्रकृति, मतलब उसकी भी एक क्वालिटी होती है, तो उससे वो जो स्टूल होता है उसको क्या कर देगा, वो मृदु कर देगा, यानी नरम ढीला कर देगा। ठीक है, मतलब आपको फिर क्या, डायरिया जैसा। आ रही बात समझ में, अगर आपको पित्त डोमिनेंट है तो। फिर उसके बाद आता है कि कफ, अगर आप कफ डोमिनेंट है तो फिर आपका एकदम नॉर्मल स्टूल रहेगा, मतलब कि क्या, आपका स्टूल जो है वो नॉर्मल कंसिस्टेंसी, ना ज्यादा एकदम जो है वो लिक्विड टाइप होगा, और ना ही ज्यादा हार्ड। वायु पित्त कफ तीनों समान हो तो फिर कौसा कैसा होता है, मध्यम कोष्ठ होता है। आ रही बात समझ में? तीनों अगर समान हो तो मध्यम कोष्ठी होता है, और कफ भी समान हो तो मध्यम कोष्ठ होता है। ठीक है, इसीलिए कफ को जो है वो बेस्ट प्रकृति बताया हुआ है। आ रही बात समझ में? ओके, नेक्स्ट श्लोक आ रहा है, शुक्र आर्तव वस्ते जन्माद्वौ विषेणेव विषक्रिमे। क्या बोला गया है यहाँ पर, प्रकृति का निर्माण। अब आप बोलोगे कि भाई मुझे कैसे पता कि मैं, मेरा वात डोमिनेंट है कि कफ डोमिनेंट है कि पित्त डोमिनेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर फॉर्म कैसे होता है वो देखो, कि प्रकृति डिसाइड कैसे होती है। जैसे विष की विषकृमि कीड़े उत्पन्न होते हैं, वैसे ही शुक्र आर्तव में त्रिदोष वात पित्त कफ के प्रभाव से मनुष्य की प्रकृति बनती है। जैसे कि यहाँ पर क्या बोला है, विष के विषकृमि कीड़े उत्पन्न होते हैं। जैसे कि अभी कुछ चीज रखी हुई है, ठीक है, उसमें से जो है वो कीड़े उत्पन्न होंगे, है ना, उसी में से होंगे। जैसे अभी कुछ कुछ भी बोल लो, जैसे अभी कोई खाना रखा हुआ है उसमें फंगस लग जाती है, तो क्या खाने से ही फंगस जो है वो उत्पन्न हुई है। ठीक है, तो वैसे ही क्या होता है कि शुक्र और आर्तव में त्रिदोष के प्रभाव से मनुष्य के प्रभाव, शुक्र और आर्तव मतलब कि क्या, स्पर्म और ओवम, जब स्पर्म और ओवम में भी
आपका कोई ना कोई दोष जो है वो डोमिनेंट होता है, और जब वो मिल जाते हैं, फर्टिलाइजेशन हो जाता है, तो उसी की प्रकृति जो है वो चाइल्ड में भी आ जाती है। आ रही बात समझ में? फिर प्रकृति के प्रकार, तो कितने प्रकृति के प्रकार हैं? वात प्रधान हो सकती है, पित्त प्रधान हो सकती है, कफ प्रधान हो सकती है, सम प्रकृति, सम प्रकृति यानी कि तीनों प्रधान हो सकते हैं। ठीक है। अगर आपकी वात प्रकृति है तो थोड़ा कमजोर माना गया है वात प्रकृति को। पित्त प्रकृति है तो मध्यम माना गया है। कफ प्रकृति है तो उत्तम यानी सबसे अच्छी प्रकृति मानी गई है। सम प्रकृति तो सबसे ही अच्छी है, वात पित्त कफ तीनों समान है। इससे सम प्रकृति कहा जाता है, जो सबसे श्रेष्ठ है। अगर आपकी तीनों प्रकृति सेम, मतलब तीनों जो है वो डोमिनेंट है वो, तो फिर क्या है, आप बेस्ट प्रकृति के हैं अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद। दोषों के मिश्रण से प्रकृति कैसे बनती है? दो दोष से भी दोषों से बन सकती है। कैसे? किसी की वात कफ हो, या वात पित्त हो, या पित्त कफ हो। ठीक है, ऐसे प्रकृतियां जो है वो निंदित कमतर मानी जाती है। ठीक है, ऐसी प्रकृतियां जो है वो कमतर मानी जाती है। ओके। नाउ द इम्पोर्टेंट श्लोक हियर, जो आपको याद करना ही है अगेन। ठीक है। तत्र रुक्षो लघु शीत खर सूक्ष्मश्चलो अनिल। ये जो है वो वात के गुण बताए गए हैं कि वात एक्चुअल में कैसा होता है। ये जो है वो पित्त बताया हुआ है कि पित्त एक्चुअल में कैसा होता है। और ये जो है वो कफ बताया गया है कि कफ एक्चुअल में कैसा होता है। आ रही है बात समझ में? ओके। ठीक है। संसर्ग सन्निपातश्च तद्विक्षय कोपता, मतलब कि क्या ये दो 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 जो है वो उनसे डिजीज हो सकती है, या तीन से भी डिजीज जो है वो कैसे होंगी वो बताया। पहले हम लोग ये देख लेते हैं। वात में क्या है? रूक्ष। रूक्ष क्या क्या मतलब होता है? सूखा। ठीक है। लघु, लघु का मतलब क्या होता है? हल्का। ठीक है। शीत यानी कि क्या? ठंडा। खर यानी कि खुरदुरा। सूक्ष्म यानी कि सूक्ष्म यानी कि छोटा, एकदम माइन्यूट। चंचल यानी कि गतिशील, यानी कि हमेशा मूवमेंट करने वाला। अगर आप में वात प्रकृति डोमिनेंट है तो आपके जो नेचर में ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है। तो ये वात का नेचर क्या होता है वही यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। अब मैं आपको बताती हूँ कि क्यों बोला है कि जो कोष्ठ जो है स्टूल है आपका वो हार्ड होता है। क्यों? क्योंकि ये सूखा। अगर वात बढ़ गया, मतलब सूखा भी जो है वो ड्राइनेस भी आपके अंदर बढ़ जाएगी। आरी बात समझ में? और ड्राइनेस बढ़ जाएगी तो फिर क्या होगा? वो लिक्विड तो रह नहीं पाएगा, वो सॉलिड हो जाएगा स्टूल। आ रही है बात समझ में? तो इस तरीके से इनके जो गुण है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसी भी चीज को, उनका क्वालिटी उनकी चीज की डिसाइड करने के लिए। ओके। सो समझ में आ रहा हो कि वायु की क्या प्रकृति है। ठीक है, एक दो तीन चार पांच छह, ये छह प्रकृति यहाँ पर बताई गई है। वायु शरीर की गति संतुलन बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हमेशा बॉडी में जो भी मूवमेंट्स होंगी वो वायु बेस्ड ही होंगी। आ रही बात समझ में? इसके अलावा जो है वो नहीं होंगी। वायु के अलावा जो है वो नहीं होंगी। ठीक है। पित्त के क्या गुण है भाई? तो पित्त के देखो, सस्नेह, तीक्ष्ण। स्नेह का मतलब थोड़ा सा चिकना, ज्यादा ये चिकना नहीं होता है, थोड़ा सा चिकना होता है। ठीक है। तीक्ष्ण क्यों थोड़ा सा? क्योंकि यहाँ पर जो कफ है वो बहुत ज्यादा चिकना होता है। तीक्ष्ण यानी कि तेज होता है। उष्ण यानी कि गर्म होता है। देखो ये शीत है, ये गर्म है। लघु यानी कि हल्का होता है। ठीक है, ये भी जो है वो लघु होता है ना, हल्का होता है। ये दोनों की क्वालिटी सेम निकल गई यहाँ पर। आ रही बात समझ में? लघु और वात भी लघु। विस्त्र यानी आम गंध युक्त, जिसकी प्रकृति पित्त होती है। उसमें से थोड़ी एक स्पेसिफिक स्मेल जो है ना वो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि क्या उसमें एक स्पेसिफिक स्मेल होती है, ऐसा। आ रही है बात समझ में? ओके। और सर, सर का मतलब क्या होता है? तरल यानी कि क्या? लिक्विड टाइप। ओके। देन आ जाता है द्रव यानी कि क्या? तरलता। ठीक है। तरलता अगेन जो है वो लिक्विफाई, वो जो है वो हो सकता है। ओके। जो है वो बह सकता है पानी की तरह। कफ जो है वो उसके क्या होते हैं? तो स्निग्ध यानी कि चिकना, शीत यानी कि ठंडा, गुरु यानी कि भारी। देखो इन सब से ये जो है वो अपोजिट हो गया। ठीक है। मंद यानी कि धीमा। ठीक है। लक्षण यानी कि मुलायम। ठीक है, ये कैसा होता है? खुरदुरा है ना। ये सूखा हल्का। ठीक है। लेकिन ये कैसा होता है? मुलायम होता है। मृत्सन यानी कि चिपचिपा। ठीक है। ये चिकना और चिपचिपा दोनों में फर्क है। ठीक है ना? ओके। स्थिर यानी कि स्टेबल। ठीक है, तो स्थिर। ठीक है, तो कफ जो है वो स्थिर होता है। ये जो है वो वायु जो है वो चंचल होता है ना, ये गतिशील होता है, ये स्टेबल होता है। ये उनके अपोजिट हो गई क्वालिटी। ओके। नेक्स्ट यहाँ पर क्या है? कफ शरीर की स्थिरता, ताकत और स्नेह प्रदान करता है। ठीक है, ये क्या करेगा? वायु जो है वो गति प्रदान करेगा। ठीक है, संतुलन बनाए रखने के लिए।
पित्त क्या करेगा शरीर में? पाचन, चयापचय यानी कि वही पाचन, डाइजेशन, गर्मी के संतुलन को नियंत्रित करता है। मतलब मान लो तुम, ये वायु जो है वो एयर की तरह ही है, ठीक है। एयर से कोरिलेट कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि इसमें वैसे भी एयर और स्पेस जो है वो डोमिनेंट होते हैं, ठीक है। जो पंच महाभूत है उसमें से ये एयर और स्पेस जो है वो वायु में डोमिनेंट होते हैं। पित्त को तुम एक फायर की तरह देख सकते हो, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसमें अग्नि जो है वो डोमिनेंट होता है पंच महाभूत की, ठीक है। तो उसको फायर की तरह देख सकते हो। जो फायर होती है वो जो है वो फैल सकती है, ठीक है। वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मॉइस्चर उसको चाहिए होता है जलने के लिए, ठीक है। तो ये भी थोड़ा सा चिकना होता है, ठीक है। लघु, फायर का कोई वजन होता है क्या? तो ये लघु होता है, ठीक है। अगेन एयर का भी कुछ जो है वो वजन नहीं होता, तो दोनों लघु होते हैं। आ रही बात समझ में? अभी देखो, व्हाट इज संसर्ग, व्हाट इज सन्निपात, यहाँ पर ये जो श्लोक जो है वो दिया हुआ है, संसर्ग सन्निपात, ठीक है। तो उसके बारे में हम देख लेते हैं कि ये क्या बात कर रहे हैं संसर्ग का। तो व्हाट इज संसर्ग? जो दोष मिलकर शरीर में संतुलन, असंतुलन पैदा करते हैं। यानी कि कोई भी वात पित्त ले लो, ठीक है, या फिर पित्त कफ ले लो, ठीक है। कोई भी दो जो दोष मिलके जो अगर बॉडी में कुछ भी डिजीज क्रिएट करेंगे। अभी हम उसको, हमें बाद में जो सेकेंड ईयर डिटेल में पढ़ना है कि कौन कौन सी डिजीज किन किन के कॉम्बिनेशन से होता है, ठीक है। अभी हमें सिर्फ डिजीज का नाम वगैरह थोड़ा आएगा। तो यहाँ पर जो दो से मिलकर जो डिजीज बन रहे हैं उनको हम बोलेंगे संसर्ग डिजीज, ठीक है। वो संसर्ग है। सन्निपात मतलब क्या? तीनों दोषों से। कुछ डिजीज होती है वो तीनों के तीनों जो है वो इम्बैलेंस हो जाता है, तीनों दोष, तो उनसे होगी, ठीक है। एक साथ असंतुलित होता है तो उसे सन्निपात कहते हैं। यह स्थिति अधिक जटिल और गंभीर होती है, इनको ट्रीट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कहीं ना कहीं, ठीक है। वायु पित्त, पित्त कफ और वायु कफ जो है वो थोड़ा इजी तो ट्रीट होता है, लेकिन अगर तीनों ही दोष आ गए तो फिर थोड़ा सा फिजिशियन के लिए कठिनाई जो है वो आ जाती है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो उसके बाद जो है हमारा, यहाँ पर हम जो नेक्स्ट श्लोक में है, कौन से धातु होते हैं बॉडी में, 7 धातु जो है वो आयुर्वेद ने एक्सप्लेन कर रखा है। तो उसको देख लेते हैं, ठीक है। ये भी श्लोक आपको अगेन याद कर लेना है, ठीक है। रस, ठीक है, रस। अश्रुक, अश्रुक। मांस, ठीक है। यहाँ पर संधि हो रखी है, ठीक है। रस, अश्रुक, अश्रुक मतलब रक्त, रक्त का सिनोनिम ही अश्रुक है। मांस, मांस यानी मसल। मेद, मेद यानी कि फैट। अस्थि, अस्थि यानी कि बोन। मज्ज, मज्ज यानी कि क्या? बोन मैरो। शुक्राणी यानी कि स्पर्म। धातवः, ये क्या है? ये धातु है, ठीक है। तो ये 7 धातु जो है वो यहाँ पर बोल रखे हैं। सप्त दूष्या, ठीक है। ये क्या है? सप्त दोष है, दूष्या है, ठीक है। सॉरी, धातु है, ठीक है, जिसको दूसरा भी बोलते हैं। मला, मला यानी कि क्या? जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, तो वो क्या है? मूत्र, ठीक है। मूत्र यानी कि यूरिन। शकृत स्वेदादयो अपी च, यानी कि क्या? मूत्र जो है वो है शकृत है। ये शकृत यानी कि वो पुरुष, मतलब कि क्या? आपकी फीसिस, ठीक है। और अगेन स्वेद, स्वेद यानी कि आपका पसीना, यहाँ पर दिया हुआ है। मूत्र यानी पेशाब, शक्रुत यानी कि पुरुष, पुरुष यानी कि फीसिस, दोनों सिनोनिम है। और स्वेद यानी कि पसीना। तो ये जो तीनों है वो आपकी बॉडी से निकलते हैं, इनको मल बोलते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद ये मूत्र, शक्रुत और स्वेद, ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते हैं। और 7 धातु होते हैं। कौन सी? रस है यानी कि पोषक द्रव्य, यानी कि इसको प्लाज्मा से कोरिलेट कर सकते हैं, जो ब्लड में प्लाज्मा होता है। रक्त यानी कि रक्त स्त्राव, ब्लड। मांस यानी कि मांसपेशियां, मसल्स। मेद यानी कि चर्बी, वसा, फैट। अस्थि यानी कि हड्डियां, बोन्स। मज्जा यानी कि हड्डियों के अंदर का मस्तिष्क पदार्थ, है ना, यानी कि बोन मैरो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। शुक्र यानी कि वीर्य प्रजनन तत्व यानी कि स्पर्म्स। और इन फीमेल्स दैट इज ओवम, ठीक है। ये 7 धातु शरीर को पोषण, संरचना और कार्य क्षमता प्रदान करती है। ये 7 धातु की वजह से ही जो है वो आप फंक्शन कर सकते हैं। सारी बात समझ में? ये इंपॉर्टेंट श्लोक है, आपको याद कर लेना है। ओके, ओके। नाउ हियर अगेन छोटू सा श्लोक है, वो भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो क्या है बोला है इसमें? वृद्धि समाने सर्वेशाम विपरीतेर विपर्य, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आयुर्वेद का, ठीक है। ये आपको बहुत जगह जो है वो देखने को मिलेगा। आयुर्वेद जो है ना वो बहुत इजीली ट्रीट करता है, ठीक है। आयुर्वेद जो है वो इजी है, लेकिन थोड़ा सा उसमें मतलब आप डिटेल है, इसलिए आपको थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगता है। अगर ट्रीटमेंट की बात करो तो बहुत इजी है, कि कुछ बढ़ा हुआ है तो उसको कम कर दो, कुछ कम हुआ हुआ है तो उसको बढ़ा दो। इस बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, और इस पे ही जो है वो आयुर्वेद वर्क करता है, ठीक है। अगर कोई एक, जैसे कफ बढ़ा हुआ है तो कफ के फिर कम कर दो, अगर वात बढ़ा हुआ है तो वात को कम कर दो और बैलेंस कर दो।
ठीक है, या फिर उससे इतना बड़ा हुआ है तो उसका बॉडी से निकाल दो। इस तरीके की जो है वो ट्रीटमेंट होती है। ठीक है, यहाँ पर देखो अभी वो कैसे बढ़ते हैं, कैसे क्या होता है, वो सारी चीज है। वृद्धि, वृद्धि यानी बढ़ोतरी, यानी कि बढ़ना। क्या कैसे बढ़ता है? समान कारणों से दोष धातु और मल की वृद्धि होती है। समान कारणों से मतलब क्या? अब जैसे कि कोई मांस ले लो, अब कोई जो हम ह्यूमन है जो है वो मांस 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 खा रहा है, ठीक है। फॉरेनर्स होते हैं या कोई भी जो होता है वो मीट ज्यादा खाते हैं, तो उसमें क्या हो जाएगा? धातु में कौन धातु बढ़ेगा? मीट यानी कि मांस धातु बढ़ेगा। दोष में क्या होगा? उसमें कफ दोष बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि कफ दोष हैवी होता है, मांस भी हैवी होता है, तो उसमें दोष कफ भी बढ़ जाएगा। मल में फिर उसमें क्या बढ़ेगा? उसमें पुरुष बढ़ सकता है या मूत्र बढ़ सकता है, ये श्वेत बढ़ सकता है, जो भी है। ठीक है, तो सेम रीजन से सेम जो है वो दोष धातु या मल की वृद्धि होती है। ठीक है, समान कारणों का मतलब क्या है? कि जिस प्रकार से आहार, द्रव्य, गुण, आचरण, विहार इन दोष धातु या मल के गुणों से मेल खाते हैं, वे उसकी वृद्धि करते हैं। ठीक है, देखो हमें क्या करना होता है ना, बेसिकली कुछ भी आपको एक चीज दे दी है, तो मान लो हमारी बॉडी में वो चीज है, जैसे कि मसल ले लो या फिर प्लाज्मा ले लो। ठीक है, ठीक है, तो कुछ भी ले लो, आपको उसका क्या करना है ना, आपको उसका 5 चीजें आपको पता होनी चाहिए। क्या? उसका द्रव्य, वो कौन सा पदार्थ है, उसका गुण यानी कि उसकी क्वालिटीज क्या है, उसका विहार क्या है, मतलब कि क्या वो काम करता है, कैसे वो काम करता है, ये तीनों चारों चीजें आपको पता होनी चाहिए। और वैसा ही फिर दोष भी होगा। जैसे अब आपको पता होना चाहिए वात क्या करता है, पित्त क्या करता है, कफ क्या करता है। ठीक है, उसमें भी ये 7 धातु है, तो 7 धातु कौन सी कैसी हैं, उनका गुण आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और मल, जो ये तीनों मलों के बारे में आपको अच्छे से उनकी क्वालिटीज वगैरह पता होनी चाहिए। ठीक है, कोई भी पदार्थ ले लो और कुछ भी, तो वो जो सेम अगर उनका गुण निकल गया, यानी अगर वो हैवी हैवी निकल गए, तो फिर कौन सा दोष बढ़ेगा? अगर वो हैवी, लाइट और हैवी है, तो कैसे अफेक्ट करेंगे? मतलब आपको उनका बेसिकली ये तीनों चीजें पता होनी चाहिए, तो फिर आप उसको समझ जाओगे कि ओके ये चीज जो है वो ये दोष बढ़ाएगी। ठीक है, या ये चीज जो है वो इन धातुओं में से, ये 7 धातुओं में से ये धातु को बढ़ाएगी। कैसे पता चलेगा? जब आपको उनका गुण पता होगा। आ रही है बात समझ में? उदाहरण के लिए यहाँ देखो, वायु दोष के रुक्ष और लघु गुण होते हैं। ठीक है, हमने पहले अभी देखा श्लोक में कौन से गुण होते हैं, रुक्ष और लघु होते हैं। अगर सिमिलरली हमने कुछ एक खाना ले लिया, जैसे पॉपकॉर्न ले लिया, तो पॉपकॉर्न भी ड्राई होता है, उसमें कुछ लिक्विड होता है क्या? लघु होता है, यानी कि लाइट होता है। तो फिर क्या होगा? पॉपकॉर्न से, पॉपकॉर्न का गुण वायु के गुण के साथ मिल गया, यानी कि पॉपकॉर्न क्या करेगा? वायु को बढ़ा देगा आपकी बॉडी में। समझ में आ गया कैसे चीजें वर्क होती है? इसलिए रुक्ष और लघु गुण युक्त आहार विहार वायु को बढ़ाएगा। आहार विहार, नॉट ओनली फूड बट इवन एक्टिविटीज, इफ यू आर डूइंग एक्सरसाइज मोस्टली। ठीक है, तो उसमें भी क्या होगा? आपका लाइटनेस आपकी बॉडी में क्रिएट होगी, मतलब लघुता आपकी बॉडी में क्रिएट होगी, और लघुता क्रिएट हो गई मतलब कौन बढ़ेगा? वायु आपकी बॉडी में बढ़ जाएगा। आ रही है बात समझ में कैसे चीजें वर्क होती है? आपको कोई भी एक्टिविटी लो, आपको कोई भी ड्रग्स ले लो या कोई भी मेडिसिन ले लो, आपको उसकी ये तीनों चीजें पता होनी चाहिए। कफ में स्निग्ध और शीत गुण होते हैं। कफ में कौन से होते हैं? शीत और स्निग्ध, शीत गुण होता है। अब स्निग्ध और शीत ले लो, जैसे मिल्क। ठीक है, मिल्क क्या होता है? शीत होता है, ठीक है, ठंडा होता है। और स्निग्ध होता है, अंशियस होता है। ठीक है, तो इसलिए स्निग्ध और शीत आहार कफ को बढ़ाएगा। अब अगर मिल्क लोगे तो फिर क्या बढ़ेगा? कफ बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि दोनों के गुण जो है वो समान है। तो ये बोला यहाँ पर, वृद्धि समान है, यानी कि समान चीज क्या करती है? वृद्धि करती है। वैसे ही सर्वेशा, विपरीत चीज जो क्या करती है? विपर्य यह। ठीक है, यानी कि क्या करती है? देखो, विपरीत कारणों से ह्रास होता है, क्षय होता है, मतलब कम हो जाती है चीजें। जैसे यहाँ पर ही इस एग्जाम्पल से समझाऊं तो रुक्ष और लघु है। ठीक है, और अगर मैं इसके एग्जाम्पल को अल्टरनेट कर दूं, अगर मैं मिल्क लूंगी, ठीक है, तो मिल्क तो वात की इससे मतलब वात अगर बढ़ा हुआ है और मैं उसको मिल्क दे रही हूँ, तो मिल्क की तो क्वालिटीज अगर अलग हो गई और वायु की क्वालिटीज अलग हो गई, मतलब अगर वात बढ़ा होगा तो कम हो जाएगा कि नहीं? ऑफ कोर्स कम हो जाएगा। आ रही बात समझ में? वैसे ही अगर कफ है, किसी का कफ बढ़ा हुआ है, यानी कि स्निग्ध और शीत गुण उसमें बढ़े हुए हैं, तो मैं उसको बोलूंगी कि ज्यादा मत खाओ भाई, पॉपकॉर्न खा लो। ठीक है, या फिर ज्यादा मत कुछ खाओ, तुम कुछ भी लाइट लाइट चीजें ले लो। ठीक है, तो अगर मैं इसको ऐसा बोलूंगी तो उसमें क्या हो जाएगा? विपरीत गुण हो जाएंगे, उसमें रुक्ष और लघु गुण आ जाएंगे। उसमें ऑलरेडी अगर स्निग्ध और शीत बढ़े हुए हैं, तो वो लाइट खाएगा तो उसमें लघु और रुक्ष गुण बढ़ जाएंगे, तो उनका कफ जो है वो कम हो जाएगा। ऐसे ही विपरीत होता है, तो विपरीत कारणों से दोष धातु मल का क्या होता है? ह्रास होता है। ठीक है, विपरीत कारणों का मतलब है जिन गुणों, दोष धातु या मल के अभाव है, वे उनके संतुलन को घटाते हैं। ठीक है, जो बड़े हुए होंगे उनको घटा देंगे वो लोग। वायु को संतुलित करने के लिए स्निग्ध गुरु आहार लिया जाता है।
वायु को यानी कि वात दोष को संतुलित करना है, अगर वो बढ़ा हुआ है तो हम उसका विपरीत गुण लेंगे, क्या लेंगे, स्निग्ध और गुरु, जो किसका गुण है, कफ का गुण है। वैसे ही अगर कफ को संतुलित करना है तो उसका विपरीत लेंगे, रुक्ष और उष्ण ले लेंगे। आ रही है बात समझ में, हो भी आपको समझ में आई, ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इस छोटे से लाइन से आप देख रहे हो कि कितना बड़ा कॉन्सेप्ट जो है वो समझाया हुआ है, और पूरी ट्रीटमेंट भी इसी के बेस पर होती है। आ रही बात समझ में। तो अभी तक यहाँ पर रखते हैं हम, ठीक है, आगे हम जो है वो समझेंगे। यहाँ तक आपको सारे श्लोक जो है मैंने टिक कर रखे हैं वो आपको याद कर लेने बहुत अच्छी तरीके से। ओके, थैंक यू।